इंजन काफ़ी ज़बरदस्त है यार ये इसने पूरी गाड़ी का फील ही चेंज कर दिया। क्योंकि देखिए इनकी जो सब 4 मीटर सिरोस आती है ना, उसमें भी हमने बहुत अच्छा स्पेस देखा था। जोर से ब्रेक मारे, मतलब ड्राइवर अगर ब्रेक मारेगा तो लगेगी उसके यहाँ, समझ रहे हैं। तो सीट बेल्ट जरूर पहनना है इस गाड़ी में। डैशबोर्ड भी आपका हल्का फुल्का गर्म होगा, ए पिलर भी गर्म होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि आपने पैसे देने हैं, आपने गाड़ी खरीदनी है। थोड़ा बहुत बॉडी में मूवमेंट आप देख सकते हैं, लेकिन उसका जो स्टीयरिंग था ना, उसका फीडबैक इससे अच्छा था। काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है डायनामिक्स में, ये देखिए। दोस्तों सेल्टोस 2026 के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ टाइम पीछे लेकर जाना चाहता हूं। 2019 में जब किया ने सेल्टोस की पहली जनरेशन को लॉन्च किया था, उस टाइम पर इंडस्ट्री में शॉक वेव क्रिएट हो गई थी, क्योंकि ये गाड़ी जो जो चीज़ें ऑफर कर रही थी ना, आज तक इंडिया में किसी भी ब्रांड ने ऑफर नहीं किया था। सबसे पहली चीज़, लोगों में क्यूरियोसिटी थी कि यार किया ब्रांड नया है, क्या लेकर आ रहा है। दूसरी चीज़, गाड़ी दिखने में काफ़ी स्पोर्टी थी, काफ़ी शार्प थी और काफ़ी प्रीमियम थी, अंदर से भी और बाहर से भी। और उस टाइम पर जो फीचर लग्जरी ब्रांड ऑफर करता था अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में, वो फीचर इस सेगमेंट की गाड़ी में आए थे। और साथ के साथ जो प्राइसिंग थी ना, वो काफ़ी कम थी। कम किससे? क्रेटा से, जो उस टाइम पे मार्केट को लीड कर रही थी। और उसके बाद 2023 में फेसलिफ्ट को लेकर आई किया सेल्टोस की, और उसमें क्या किया था, उसमें खूबसूरती और बढ़ा दी, प्रीमियमनेस और बढ़ा दी, फीचर और ऐड ऑन कर दिए, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है उसको और एनहांस कर दिया। उस टाइम पर भी मार्केट में अच्छा खासा बज क्रिएट हुआ था। पर इस बार 2026 में जब इस सेल्टोस की जनरेशन चेंज हो रही है, तब मामला थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। वो इसलिए भी लग रहा है क्योंकि किया के पास फर्स्ट इन सेगमेंट देने को अब कुछ बाकी रहा नहीं है। वो सब अभी भी मिलता है जो 2023 में दे दिया था, और इंजन ऑप्शन वही है जो अभी तक आ रहे थे। हुंडई के पास भी वही है, किया के पास भी वही है। थोड़ी सी उम्मीद लगाई थी इंडियंस ने कि यार हाइब्रिड आ सकता है, जो कि नहीं आया। अब देखो, किया इसको सेकंड जनरेशन कह रही है तो कुछ तो नया होगा। 3 चीजें नई हैं। पहला, जो इसका प्लेटफॉर्म है वो नया है, वो है K3 प्लेटफॉर्म। उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार में बात करेंगे। दूसरा, इसका डिजाइन अलग है। तीसरा, इसका इंटीरियर अलग है। अब देखिए, K3 प्लेटफॉर्म की वजह से इसके डायमेंशन में भी चेंजेस आए हैं। ये गाड़ी पहले से चौड़ी हो चुकी है, पहले से लंबी हो चुकी है, और इसका जो व्हील बेस है वो भी थोड़ा इंक्रीज हो चुका है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो थोड़ी कम हो चुकी है। अब K3 प्लेटफॉर्म को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म में नई वाली क्रेटा भी आएगी, तो जानना आपका जरूरी है। अब देखिए, आपको मालूम है कि हुंडई और किया सेम प्लेटफॉर्म यूज करती है आपस में, और अपनी अपनी गाड़ियां बनाकर बेचती है। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि जो K2 प्लेटफॉर्म है, जिसमें प्रीवियस जनरेशन की सेल्टोस बनी थी, उसकी लिमिटेशंस उनको जब समझ में आने लगी, तब उन दोनों ने मिलकर इस K3 प्लेटफॉर्म को बनाया। और K3 प्लेटफॉर्म को बनाने का ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसके आपको सबसे पहले 5 फायदे बताता हूं और कुछ इसके लिमिटेशंस भी बताऊंगा। अब देखिए, इस K3 प्लेटफॉर्म में लॉन्गर व्हील बेस पॉसिबल है, जो कि इस सेल्टोस को मिला है, जिसकी वजह से सेकंड रो में आपको अच्छा स्पेस मिलेगा, अच्छा लेग रूम मिलेगा, और आप अपनी गाड़ी के अंदर एयरी फील करेंगे, और गाड़ी के अंदर का स्पेस जो है आपको खुला खुला लगेगा। और जो फैमिली कार चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। K3 प्लेटफॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव है ये भी था कि K2 प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में जो राइड क्वालिटी है और अच्छी मिले, और जो NVH है वो कम से कम मिले, जिसकी वजह से आपकी जो डेली ड्राइविंग है और हाईवे की क्रूजिंग है उसका जो एक्सपीरियंस और भी एनहांस हो जाए। इस प्लेटफॉर्म में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और साथ के साथ जो फीचर्स हैं जो आजकल कॉमन हो गए हैं, वो आसानी से इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। उसको आपको रेट्रोफिट या फिर जबरदस्ती फिट करने की जरूरत नहीं है। OTA अपडेट तो अब काफी कॉमन चीज हो गई, लेकिन जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी भी आएगी ना, उसको भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा इस प्लेटफॉर्म में। इस प्लेटफॉर्म में आपको सेफ्टी भी एडवांस मिलने वाली है। पहले के कंपैरिजन में अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। प्लेटफॉर्म को लाइट भी बनाने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से भारी भरकम गाड़ी ना रहे, आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी मिले। तो इतने फायदे हैं इस प्लेटफॉर्म के। और साथ ही ये प्लेटफॉर्म हाइब्रिड को भी सपोर्ट करेगा, लेकिन कुछ लिमिटेशंस, इसमें ऑल व्हील ड्राइव का स्कोप नहीं है। कोई भी अगर आप मैकेनिकल ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम इसमें लगाना चाहते हैं
तो इसमें पॉसिबल नहीं है। और जो भी गाड़ियाँ अभी तक K3 प्लेटफॉर्म में बनी हैं वो मैक्सिमम फ्रंट व्हील ड्राइव है। और हाँ, इसको ईवी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती ये भी है। प्लेटफॉर्म की बात तो हमने कर ली, अब कर लेते हैं बात डिज़ाइन की। जो मैंने इंस्टाग्राम पे फोटोज़ डाली थी उसमें काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन आए और 50% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है। अब देखिए, गलती उनकी भी नहीं है, उन्होंने फिजिकली गाड़ी को नहीं देखा। हो सकता है कि गाड़ी को जब इन पर्सन देखें वो उनको डिज़ाइन पसंद आ जाए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ मुझे गलत लगी है, जो आप ग्रिल देख रहे हैं ना, इसमें बहुत गैप है जिसकी वजह से आपका जो रेडिएटर है वो एक्सपोज होता है और ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है यहाँ पर। डिज़ाइन थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे क्योंकि ये रेडिएटर बहुत ही गलत लग रहा है, या तो फिर रेडिएटर का कलर ही ग्रिल के कलर जैसा होता। तो मेरी ये राय है। और जो हेडलैम्प का डिज़ाइन है वो डिसेंट मैं कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसकी वजह से ओवर द टाइम जो होगा देखा जाएगा। अगर आपको समझ में आने लग जाएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने पैसे देने हैं, आपने गाड़ी खरीदनी है। बाकी ये देखिए, ये वर्टिकल इसमें DRL मिल जाती है। ये DRL का पार्ट है और हेडलैम्प ऊपर और नीचे है, और ये दोनों इंडिकेटर का भी काम करते हैं। अच्छी बात ये है कि फॉग लैंप इसमें मिलता है और इसमें 6 पार्किंग सेंसर इंटीग्रेटेड हैं और रडार नीचे और ऊपर कैमरा विंडशील्ड में, मतलब कि ADAS लेवल 2, और उसमें बहुत सारे फीचर आते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मुझे काफ़ी सही लगी, जो कि सेगमेंट में अभी कोई नहीं कर रहा है, करना चाहिए। बोनट अगर भारी हो जाता है तो उसमें आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट दे देने चाहिए ताकि बोनट को ओपन करने में आसानी हो। अब देखिए, हर एक SUV में जो नई आ रही है उसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, जो ग्लॉसी ब्लैक है उसका काफ़ी इस्तेमाल होने लगा है। अब आप साइड की तरफ आएंगे, पूरी क्लैडिंग आपकी ग्लॉसी ब्लैक है। ये जो व्हील आर्च के ऊपर है ये भी ग्लॉसी ब्लैक है। 18 इंच के इसमें व्हील आते हैं। जो टायर की चौड़ाई है वो आपको मिलेगी 215/55 R18, और ये ब्रेक कैलिपर इसमें नियॉन कलर के कर रखे हैं। ये पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो सही लगा मुझे। आगे जो फीचर थे वो तो कॉमन थे, पुरानी सेल्टोस में मिलते थे, लेकिन नई सेल्टोस में ये नहीं मिलता था आपको फ्लश डोर हैंडल। हालांकि ये सिरोस में ज़रूर मिलता था, लेकिन सिरोस में मिलता था मैनुअल। इसमें क्या है, ये ऑटो है। अगर आप अनलॉक करते हैं ये अपने आप ओपन हो जाते हैं। और देखिए, लॉक करा, बंद हो गए। और यहाँ पर टच करके भी आप इनको अनलॉक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कि वो एक प्रोसेस कम हो गया, यहाँ पर दबाया फिर खोला, वो नहीं है। अब जो ग्राउंड क्लियरेंस है आपकी वो बढ़ गई है पहले से 10 mm। पहले थी 190 mm, अब है आपकी 200 mm। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, जो कि पुरानी सेल्टोस में आपको मिला करता था। अब हाइट देखिए गाड़ी की, वो पहले से कम आपको महसूस हो रही होगी। मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं आसानी से इधर से उधर देख पा रहा हूँ। अब आते हैं पीछे वाला जो डिज़ाइन है वो मोरलेस आपको वैसा ही लगने वाला है। ये जो टेल लैंप है वो कनेक्टेड है, लेकिन जो इसकी LED है वो कनेक्टेड नहीं है। एक मजे की बात आपको बताता हूँ, जब मैं चंडीगढ़ में सियरा चला रहा था ना, एक भाई साहब ने मुझसे पूछा क्या ये बेस मॉडल है। मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लग रहा है ये बेस मॉडल है, उसका वाइपर नहीं दिख रहा है। तो वाइपर इसमें हिडन है, उसमें भी हिडन था। बम्पर का डिजाइन बिल्कुल अलग है, ग्लॉसी ब्लैक आपको देखने को मिलेगा और 6 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। वहां पर जो फॉग लैंप है उसकी हाउसिंग ऐसी थी, और इसमें जो पीछे ब्रेक लाइट है उसकी हाउसिंग ऐसे दी गई है। गाड़ी लंबी हो गई, व्हील बेस भी इंक्रीज हो गया। अब सेकंड रो में कितना फायदा मिला है वो जानने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन को सेट कर देता हूँ, ऑलमोस्ट सेट ही है, मैं ही चला रहा था इसको। अब चलते हैं पीछे, क्योंकि देखिए इनकी जो सब 4 मीटर सिरोस आती है ना, उसमें भी हमने बहुत अच्छा स्पेस देखा था। और हाँ, मेरी हाइट 6 फीट 4 इंच। अंडर थाई सपोर्ट मेरे को थोड़ा कम मिल रहा है। लेग रूम बिल्कुल नेक टू नेक, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर मिल पा रहा है। हेडरूम आप देख लीजिए, सीटें 100% रिक्लाइन है। ये है आपकी आर्मरेस्ट, और पीछे आपको तीनों हेडरेस्ट मिलते हैं। अच्छी बात ये है। एक बार और क्लियर आइडिया ले लीजिए, मेरा जो नी रूम है और मेरा जो लेग रूम है, मेरे हिसाब से तो मुझे उम्मीद थी कि थोड़ा सा इसमें ज़्यादा स्पेस मिलेगा। ऑलमोस्ट सिरोस में भी ऐसा ही स्पेस आपको मिल जाता है, वो इतनी ज़्यादा स्पेसियस गाड़ी है। और सेल्टोस और सिरोस में मान के चलता हूँ मतलब 19-20 का अंतर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। AC वेंट्स है पीछे, और मोबाइल होल्डर यहाँ पर आपको मिलेगा। आप 2-3 फ़ोन इसमें रख सकते हैं। और ये जो सी पोर्ट है
आपको फ्रंट सीट में इंटीग्रेटेड मिलेगा यहाँ पर भी, और को पैसेंजर वाली सीट पे भी। सीटों के पीछे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है। एक चीज मुझे पता है क्या गलत लगी है, ये है हार्ड प्लास्टिक। आपके घुटने जब इसमें टकराएंगे ना, आपको कंफर्ट फील नहीं होगा, आपको चुभेगा ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एस्थेटिक्स बढ़ाने के लिए लगाया गया है, जबकि इसका कोई यूज नहीं है। और हो सकता है कि अगर आप कभी जोर से ब्रेक मारे, मतलब ड्राइवर अगर ब्रेक मारेगा तो लगेगी उसको यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो सीट बेल्ट जरूर पहनना इस गाड़ी में। एक चीज मुझे गलत लगी, जब सिरोस जैसी गाड़ी में, जो कि इससे एक लेवल नीचे की गाड़ी है, उसमें रियर सीट में वेंटिलेशन था, तो इसमें क्यों नहीं मिला। एटलीस्ट टॉप वेरिएंट में तो रखते, उसमें भी ऊपर के वेरिएंट्स में आता है, तो इसमें होना चाहिए था। तो एटलीस्ट एक फीचर तो होता जो फर्स्ट इन सेगमेंट होता। अब देखिए यहाँ पर मैनुअल शेड तो सभी गाड़ी में आजकल आने लग गए, इनकी सोनेट में भी आता है बेस वेरिएंट से। फ्रंट सीट में अगर आप बैठते हैं तो आपको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि जो मटेरियल का सिलेक्शन है, लेआउट है डैशबोर्ड का या किसी भी चीज का, और साथ के साथ फिनिशिंग लेवल है, वो एकदम अव्वल। आपको ये गाड़ी काफी प्रीमियम फील करवाएगी अगर आप ड्राइवर सीट में बैठते हैं। तो ये काम तो गजब का किया ने। ये जो नए वाले हेडरेस्ट आप देख पा रहे हैं ना, ये काफी कंफर्टेबल हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं पुराने वाले जो ट्रेडिशनल होते हैं ना उनसे, मैं कुछ देर पहले गाड़ी चला रहा था तो मुझे बड़े काम के लगे यार ये। उनके लिए पीछे यूं जाना पड़ता था, इसमें सही है। थोड़ा सा आप अपनी बैक सपोर्ट को एडजस्ट कर दीजिए एंगल में, और आराम से लंबे ड्राइव में आप गाड़ी को चलाइए, मजा आएगा। जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले खोलते हैं डोर भी अपने आप में प्रीमियम आपको फील होने वाला है। ये जो एरिया है ये है सॉफ्ट टच, नीचे भी सॉफ्ट टच है, और आप देख सकते हैं फिनिशिंग। और यहाँ पर आपको वेंटिलेशन का बटन मिल जाता है, और 2 मेमोरी आपको मिलेगी सीटों की। अब इसको मैं बंद कर लेता हूँ। बोस के स्पीकर आपको मिलते हैं इसमें, साउंड क्वालिटी अभी मैं सुनकर आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ, जो ये स्क्रीन है बड़ी ही फ्लूइडिक, बड़े ही आराम से आप स्वैप कर सकते हैं इसको। देखिए टच करते ही ये काम कर रही है। बहुत अच्छी ये स्क्रीन लगी मुझे, कोई लैग नहीं है, मतलब काम करती है। गर्म जरूर हो गई है ये धूप में खड़े, लेकिन ये तरीके से काम कर रही है। और ये सिरोस की तरह आप सब चीज़ देख सकते हैं। 12.3 इंच का स्क्रीन, 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में आपको डिस्प्ले मिल जाती है आपके एसी के कंट्रोल के लिए। अब देखिए बहुत सारे कंट्रोल हैं इसमें। आप यहाँ से भी एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इधर से भी एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ये फिजिकल बटन भी दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आजकल गायब होते जा रही है ये सारी चीज़ें, लेकिन किया ने रखा इसमें, काफ़ी अच्छी बात। और ये आपके मीडिया के कंट्रोल, और ये वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए। और जो ये स्टीयरिंग व्हील आप देख पा रहे हैं, ये आपने EV6 में देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही है। कलर थोड़ा सा अलग है लेकिन वैसा ही है। जो ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड के बटन है ना, वो यहाँ पर दिए गए हैं। जो सबसे अच्छी प्लेसमेंट मुझे लगी वो सिरोस में थी। आप गाड़ी चलाते चलाते अपने अंगूठे से अपने ड्राइव मोड को, ट्रैक्शन मोड को चेंज कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर हाथ लाना पड़ेगा। बाकी होल्ड करने में काफ़ी अच्छा है। डबल डी कट स्टीयरिंग व्हील है। लेफ्ट में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिल जाएंगे, और राइट में मीडिया के बटन और पैडल शिफ्टर भी इसमें आपको मिलते हैं। डैशबोर्ड में जो सेंटर वाला जो एलिमेंट है ना, ये सॉफ्ट टच है। ऊपर हार्ड प्लास्टिक, नीचे हार्ड प्लास्टिक, और देखने में तीनों एक जैसे लग रहे हैं। जब आप फील करेंगे तब आपको महसूस होगा। थोड़ा बहुत कलर यहाँ पर अलग देते थे तो ज़्यादा बढ़िया रहता। सेंटर कंसोल की बात करें, यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, और यहाँ आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, और यहाँ पर होल्ड करने के लिए दिया हुआ है फ़ोन के लिए। यहाँ पर आप देखिए, और आपका फ़ोन ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। और ये आपको तीनों USB-C के पोर्ट नज़र आएंगे। और आर्मरेस्ट दिखाता हूँ मैं आपको। आर्मरेस्ट सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है देखने में कि ये प्लास्टिक है, हालांकि ये स्लाइड नहीं होता, ये फिक्स है। ऑटो डिमिंग IRVM, ये सनग्लास होल्डर, और ये आपका सनवाइजर, जिसमें कि आपको शीशा वीशा कुछ नहीं मिलता है। काफ़ी प्लेन बेस मॉडल की तरह दिया गया है। यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ बड़ी सी, अगर आपको ज़रूरत है तो। अब देखिए आज हम ड्राइव कर रहे हैं बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु के अंदर ठंड नहीं है नॉर्थ इंडिया की तरह, यहाँ हो रही है गर्मी। गर्मी में गाड़ी चलाने में मज़ा तभी आता है जब केबिन के अंदर हो आपका इन्वॉल्व योर सेंसेस का द जोकर। ये है DC कॉमिक्स सीरीज में जो बैटमैन वाली सीरीज है, उसमें जो विलन है जोकर, वो इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो आइसी है,
कूल मिंट की तरह, जो आपकी गाड़ी में एक फ्रेशनेस का एहसास देती है, जो आपको बिल्कुल फ्रेश कर देती है। आप चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, सड़ी हुई, आपको मज़ा आएगा गाड़ी के अंदर। और एसी के साथ ये इफ़ेक्ट और भी दोगुना हो जाता है। तो आप अगर इसको ट्राई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर QR कोड आ रहा है, इनके बहुत सारे टाइप के परफ्यूम आते हैं। तो चलिए अब इस गाड़ी को चलाते हैं और ड्राइव की शुरुआत हम कर रहे हैं डीजल इंजन से। थोड़ा सा इसको चलाएंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और उसके बाद हम चलाएंगे पेट्रोल। तो सिर्फ और सिर्फ डीजल का एक्सपीरियंस देखकर मत जाना, मैं अभी चला रहा हूँ पेट्रोल। पेट्रोल के जो डायनामिक्स हैं वो डीजल से बिल्कुल डिफरेंट है, वो भी आप जानकर जाना। सिर्फ डीजल को देखकर अपना परसेप्शन मत बनाना। और हमने प्लान किया है कि डीजल इंजन को पेट्रोल के बाद हम नंदी हिल्स में भी लेकर जाएं। तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। सेंटर कंसोल में आपका पुश स्टार्ट बटन आता है और ये जो फीचर है ये आपका 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग और ऑटो होल्ड। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। हुंडई का इंजन स्मूथ तो है, नो डाउट। और यहाँ पर आप फ्यूल एफिशिएंसी देख सकते हैं 9.5 किलोमीटर पर लीटर और गाड़ी बहुत देर खड़ी है। हमने शूट करा था। डी मोड में डालता हूँ और सबसे पहले पता है क्या मैं देखना चाहूँगा? सबसे पहले मैं राइड क्वालिटी देखना चाहता हूँ इसकी, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है कंफर्ट ओरिएंटेड है। राइड क्वालिटी प्लस ग्राउंड क्लियरेंस मुझे देखने को मिल जाएगा। आगे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में मेरे कितना ही बेकार रास्ता है ये। बोनट की विजिबिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त, मस्कुलर बोनट बनाया है इस बार। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। और मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि सस्पेंशन जो है इसके कंफर्ट ओरिएंटेड है, सॉफ्टर साइड में है। स्टीयरिंग बहुत ही स्मूथ, स्लो स्पीड पे। अब देखते हैं हिल होल्ड काम करता है या नहीं। ब्रेक छोड़ा, करा। ढलान पे थी गाड़ी। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, कॉन्फिडेंट हूँ मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने ORVM में देख रहा हूँ और पीछे IRVM में। तो सस्पेंशन पे काम करा है। जो पहली सेल्टोस थी 2019 बहुत ही स्टिफ, 2023 में थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में करा ताकि क्रेटा को ढंग से compete कर सके कंफर्ट में। और ये वाली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल। इनिशियल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। इनका जो टॉर्क कन्वर्टर है वो पहले भी काफ़ी चलाया है, इस इंजन को हम काफ़ी चला चुके हैं। इंजन में या फिर आप कह सकते हैं ओवरऑल पावर ट्रेन में कोई भी मैकेनिकल चेंजेस नहीं है। हमें बस ये फील लेना है कि इस नई प्लेटफॉर्म के साथ ये कैसा फील करवा रही है। सस्पेंशन कंफर्ट ओरिएंटेड है, अभी हमें पता चल चुका है। तो इसको थोड़ा सा हाई स्पीड में हम चला कर देखेंगे। बहुत अच्छे से टैकल कर रही है यार ये। फ्रंट एंड रियर दोनों सॉफ्ट हैं और गाड़ी ना डीजल इंजन होने के बावजूद भी काफ़ी लाइट फील हो रही है मुझे। परफॉर्मेंस वैसी ही है डीजल इंजन की, कोई भी चेंजेस नहीं है। और ये जो टॉर्क कन्वर्टर है उसकी जो ट्यूनिंग है लगभग वैसी ही है। इसमें होता क्या है ना, हुंडई वाले टॉर्क कन्वर्टर में ये फ्यूल एफिशिएंसी क्यों नहीं दे पाता। आप थोड़ा सा एक्सेलरेशन की डिमांड करोगे, आप मैनुअल में उसी में खींच सकते थे, लेकिन आप इसको करोगे तो ये डाउन शिफ्ट कर दिया इसने। जबकि महिंद्रा का टॉर्क कन्वर्टर और जो अभी हमने सियरा चलाई उसका टॉर्क कन्वर्टर आपके पेडल के जब तक पूरा 100% इनपुट नहीं आएगा तब तक वो डाउन शिफ्ट नहीं करेगा, बाकी गाड़ी को वहीं से उठाने की कोशिश करता है। इसमें ऐसा नहीं है, जल्दी डाउन शिफ्ट कर देता है। और दूसरा जो इसका 6th गियर है वो काफ़ी शॉर्ट है बाकियों के कंपैरिजन में। सियरा 100 की स्पीड में 1700 RPM के आसपास चल रही थी, ये 2000 RPM के आसपास चलती है। अब डीजल इंजन में फ्यूल एफिशिएंसी है, टॉर्क है, लेकिन वो जो हवा से बातें करने वाला जो नेचर होता है ना गाड़ी का, वो पॉसिबल नहीं है इसमें। मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में लगाना चाह रहा था, बटन ढूंढ रहा हूँ, बटन तो यहाँ पर निकला। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सेलेक्ट। सिरोस में आप ऐसे अपनी अंगूठे से ही कर सकते थे। मैं इसको 100 की स्पीड में लेकर जाता हूँ। अरे कंफ्यूज हो गया है। ये हुंडई का अपना टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है ऑटोमेटिक। देखिए 98 की स्पीड 2000 RPM, 99 2000 RPM, 102 पे 2100 RPM पे पहुंच गई थी ये गाड़ी। तो शॉर्ट गियर है,
बाकी काफ़ी रिलैक्स होके चलते हैं टॉर्क कन्वर्टर। सिटी में लॉसेस तो होते हैं टॉर्क कन्वर्टर में, चाहे हुंडई का हो या फिर आपका किसी भी ब्रांड का। थोड़ी सी नॉइज़ आती है डीजल इंजन में जब हाई आरपीएम पे होता है। तो थोड़ा सा ब्रेकिंग का आइडिया आपको दे देता हूँ। ब्रेक दबाई मैंने और आपको पैडल थोड़ा जोर से दबाना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक बाइट इसकी शार्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं लगेगी, वो लगेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा। जब आप टेस्ट ड्राइव लेंगे तो ये चीज़ आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। पता चल रहा आप सोचेंगे कि मैं लास्ट मोमेंट में ब्रेक मारूंगा तो वहाँ पर आपको सरप्राइज़ मिले। काफ़ी अच्छा फील करवा रही है गाड़ी कंफर्ट के मामले में। सेम चीज़ आपका पीछे वाला पैसेंजर भी फील करेगा। गाड़ी बड़े होने का एहसास दे रही है। चौड़ाई जो है काफ़ी ज़्यादा है। सस्पेंशन सॉफ्ट है तो थोड़ा बहुत बॉडी रोल आपको देखने को मिलेगा और वो उतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपको परेशानी हो। स्पोर्ट्स मोड में ना स्टीयरिंग में वेट आ रहा है लेकिन उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा इसमें आपको तेज स्पीड में। गाड़ी का साइज वाइज बढ़ाया है, कंफर्ट बढ़ाया है, तो आप समझ जाइए कि ये जो गाड़ी है वो ड्राइविंग का फील लेने के लिए नहीं है। ये एक फैमिली कार है जिसको कंफर्ट के लिए बनाया है। अब देखिए हम बढ़ चुके हैं हाईवे की तरफ। मुझे इसका स्टीयरिंग का फील लेना है। स्पोर्ट्स मोड में हमारी गाड़ी ऑलरेडी है। स्पोर्ट्स मोड में आरपीएम होल्ड करके रखेगी ये। एक्सेलरेशन अच्छा है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार टाइम लगा रही है गाड़ी आपकी डिज़ायर स्पीड में पहुंचने में। बट हाँ, थोड़ा सा पैडल दबाने के बाद आपको ब्लैंक फील होगा इसमें। ये पूरा मैंने फ्लोर कर रखा है पैडल। तो ये देखिए इसमें मुझे बॉडी रोल फील हो रहा है। तेज स्पीड में ना ये रोल कर रही है यूं, और जब मैं तेज स्पीड में ब्रेक मारूंगा तो इसमें नोज डाइव भी है और ये ब्रेकर के ऊपर बिल्कुल मक्खन की तरह निकल जाएगी। अब चलिए चलते हैं होटल की तरफ। अब वहां से उठाकर लाते हैं पेट्रोल और उसको लेकर जाएंगे हाईवे पे। हो सकता है उसके सस्पेंशन हमें थोड़े से स्टिफ मिले। डीजल को चलाने के बाद अब मैं आ चुका हूँ पेट्रोल पे। पेट्रोल 1.5 लीटर का टर्बो GDI जो कि 160 PS की पावर। तो इसको चलाते हैं। अभी ये नॉर्मल मोड में आ गई। और मैं क्या फील कर पा रहा हूँ पता है, ये पेट्रोल के सस्पेंशन उससे थोड़ा सा स्टिफ है। मतलब कि ये आपको प्लांटेड फील होने वाली है। मैंने आपको बोला था ना कि पेट्रोल और डीजल के डायनामिक्स में अंतर होता है क्योंकि सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग होती है उसमें अंतर होता है। तो ये चीज़ हमेशा से हमने फील करी है किया में और हुंडई में, और इस गाड़ी में भी ये चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ। बॉडी रोल उससे कम है डीजल वाली से, और ब्रेकिंग भी ना थोड़ी सी अच्छी लगी मुझे। इसकी जो ब्रेक बाइट है वो थोड़ी सी शार्प लगी इसकी। इतना अंतर होता है देखो। मतलब उस गाड़ी को मैं चलाता सिर्फ और सिर्फ डीजल को तो मेरे जो ओपिनियन है ना कुछ और बन जाते हैं इस गाड़ी के लिए। अब इसको मैं डालता हूँ स्पोर्ट्स मोड में। बहुत अच्छा एक्सेलरेशन। मैं एक बार इसको रोकता हूँ, जीरो में लेकर आता हूँ, फिर एक्सेलरेशन करूँगा। पीछे कोई नहीं है। ज़बरदस्त एक्सेलरेशन। और स्टीयरिंग में भी अच्छा खासा वेट आ गया स्पोर्ट्स मोड में। प्लांटेड फील करवा रही है। बट हाँ, अगर हम पुरानी सेल्टोस से कंपेयर करें तो आपको थोड़ी सी राइड क्वालिटी कुछ नहीं लगने वाली है पेट्रोल में भी। पेट्रोल को भी जब हम ब्रेकर में चला रहे थे ना तो अंतर फील हो रहा था इसमें और डीजल में। कंफर्ट ओरिएंटेड है लेकिन इसमें थोड़े से स्टिफ हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है डायनामिक्स में। ये देखिए, इसमें रोल थोड़ा कम है। और तेज स्पीड में मैं ब्रेक लेने की कोशिश करूंगा तो नोज डाइव इसमें भी है। इंजन काफ़ी ज़बरदस्त है यार ये। इसने पूरी गाड़ी का फील ही चेंज कर दिया। अब देखिए, परफॉर्मेंस रहेगी तो सस्पेंशन वैसे तो करने ही पड़ेंगे। परफॉर्मेंस फ्रेंडली सस्पेंशन। रोड नॉइज़ बहुत कम आ रही है, विंड नॉइज़ भी कम है। देखिए, अब मैं इतनी स्पीड में कॉर्नरिंग कर रहा हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ मैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सस्पेंशन का।
मैं अभी आ चुका हूँ इको मोड में। थोड़ा सा शांत होने देते हैं इंजन को, थोड़ा सा कूल होने देते हैं। काफ़ी देर से हम इसको रगड़ रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटीरियर तो इसका ब्लैक कर दिया है, लेकिन गर्मियों के दिनों में ये थोड़ा सा नुकसान करेगा। आपका जो एसी है कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इसमें से जो हीट का जो रिफ्लेक्शन है वो आपको फील होगा। जैसे कि अभी मैं फील कर पा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा गर्म हो चुका है क्योंकि ये ब्लैक है। डैशबोर्ड भी आपका हल्का फुल्का गर्म होगा, ए पिलर भी गर्म होंगे। और ये जो ऊपर रूफ लाइनर है, यहाँ पर तक तो गर्मी नहीं आएगी, लेकिन हाँ अभी ऐसा फील हो रहा है कि गाड़ी के अंदर काफ़ी अंधेरा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी सनरूफ ओपन करी है। कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को पसंद नहीं आता है। मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन हाँ जब इसकी जो हीट आ रही है मेरे पास, मेरे हाथों में, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि गर्मी में क्या होगा। वैसे भी जो बेंगलुरु है उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई रहता है, 27 डिग्री सेल्सियस अभी ये गाड़ी बता रही है। अब देखिए मैं इको मोड में चल रहा हूँ, 85-86 की स्पीड में चल रहा हूँ। मुझे पावर की अगर ज़रूरत है तो मैंने पेडल दबाया, इसने डाउन शिफ्ट करा और यहीं से पुल कर दिया। मतलब इको मोड में भी आपको कोई पावर की कमी फील नहीं होगी। ये देखिए आप, स्टेबिलिटी, साइज बढ़ने की वजह से और सस्पेंशन थोड़ा सा कंफर्ट ओरिएंटेड देने की वजह से थोड़ा बहुत बॉडी में मूवमेंट आप देख सकते हैं, लेकिन आप घबराओगे नहीं। अब देखिए, आप लोगों को जानना होगा कि इस गाड़ी का कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। देखिए अभी प्राइसिंग नहीं आई है, जब प्राइसिंग आएगी तब हम एग्जैक्टली बता पाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको ये बता सकता हूँ, जो इसका बेस वेरिएंट है ना, उसमें आपको बाहर से कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आता है, उसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा, 17 इंच के उसमें व्हील भी मिलेंगे। अगर आप अलॉय लगाना चाहते हैं बाद में तो लगा सकते हैं। लेकिन जो ये स्लीक हेडलैम्प्स आप देख रहे हैं इस गाड़ी में, मतलब इस वेरिएंट में, वो आपको नहीं मिलेगी। आपको प्रॉपर हेडलाइट मिलने वाली है उस वेरिएंट में, और पीछे जो लैंप है वो भी आपको अलग मिलेगी। मतलब कि अगर आप कम पैसे देने वाले हैं तो ये मत समझना कि आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, बट हाँ काम के सारे फीचर मिल जाएंगे। और इसका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वो रहेगा महंगा। अब वो कितने से स्टार्ट होगा वो देखने वाली बात होगी। और जो डीजल लवर हैं उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे अपने पसंदीदा वेरिएंट के लिए, वो भी बाद में पता चलेगा। तो हम नंदी हिल्स की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, पहाड़ी रास्ता है, कैसा परफॉर्म करेगी गाड़ी, और उसके साथ साथ डायनेमिक्स मुझे चेक करने थे खासकर, उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जब आप यूं करें आपको बॉडी रोल फील हो, और जब आप टर्न में गाड़ी को कॉर्नरिंग करें तब आपको फील हो। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने ये देखी कि जब आप कॉर्नरिंग करेंगे तब आपको कुछ खास बॉडी रोल फील नहीं होगा। बट हाँ, सस्पेंशन सॉफ्ट होने की वजह से अगर आप एकदम से स्टीयरिंग को इनपुट देते हैं तो गाड़ी या तो राइट या फिर लेफ्ट से दबेगी, मतलब जिस डायरेक्शन की ओर आप स्टीयरिंग घुमाएंगे। वैसे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से नॉर्मल ड्राइविंग में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पुरानी वाली सेल्टोस क्या थी, उसके इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थे सस्पेंशन, तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलता था। और उसका जो स्टीयरिंग था ना, उसका फीडबैक इससे अच्छा था। ये कंफर्ट ओरिएंटेड है, काफ़ी लाइट आपको फील होने वाला है, लेकिन वो बड़ी मज़ेदार थी। क्रेटा और सेल्टोस में डिफरेंस क्या था चलाने का, सेल्टोस थोड़ी सी स्पोर्टी फील होती थी, और सेल्टोस जो शुरुआत में आई थी उसके सस्पेंशन बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ करते थे। तो बात करें कंक्लूजन की, ये गाड़ी पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है, पहले से ज़्यादा स्पेसियस हो चुकी है, और परफॉर्मेंस तो इसकी पहले भी अच्छी थी। और NVH में भी काम करा है, वो भी थोड़ा कम हुए हैं। रोड नॉइज़ भी इस गाड़ी के अंदर मुझे कम आ रही है। और डिज़ाइनिंग की बात करें वो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, मुझे ठीक लग रही है, डिसेंट लग रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, साइज़ बड़ा है गाड़ी का। जब दूसरी सेल्टोस सामने से जा रही है, आसपास से निकल रही है, तब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ आप एक बड़ी गाड़ी में बैठे हैं। वो फील आपको अंदर बैठकर ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं गाड़ी की चौड़ाई, ये बहुत ज़्यादा है। आप एक लेवल ऊपर की गाड़ी में बैठे हैं, ये आपको महसूस होगा। और इंटीरियर क्या कमाल का है, क्वालिटी ज़बरदस्त। मतलब कि इस मामले में 100 आउट ऑफ 100 देने चाहिए किया को। तो सारी चीज़ें अब आपको पता है,
प्रोज कॉन्स और कैसा ये फील करवा रही है, तो मुझे कमेंट में बता देना। और भी कुछ आपको जानना है, नेचुरली एस्पिरेटर इंजन ब्रांड रखते नहीं है क्योंकि वो बहुत ही कॉमन हो गए हैं और नीचे के वेरिएंट जो है कोई अपने दिखाना नहीं चाहता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।